है और इसी वजह से ही ये मुलाकात हो रही है। ये मंजर आप देख रहे हैं और आपको बता भी रहे हैं कि इस वक्त स्क्रीन पर दोनों जानिब आप देख सकते हैं कि एक जानिब पाकिस्तानी वफ्द की अमरीकी वफ्द के साथ मुलाकात होती है और अमरीकी वफ्द में अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में उनका वफ्द मौजूद है। इसमें स्टीव विटकॉफ, जैरेड कुशनर मौजूद हैं, जबकि वज़ीर आज़म के साथ फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर मौजूद हैं। दूसरी जानिब आप देख सकते हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान की और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की मुलाकात होती है अमरीकी वफ्द के ईरानी वफ्द के साथ। ईरानी वफ्द में उनके स्पीकर बाकर कालिबाफ और उनके वज़ीर ख़ारजा भी मौजूद हैं, जबकि पाकिस्तान की तरफ से देखा जा सकता है कि पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी इस मुलाकात में मौजूद हैं, जो पहले से ही ईरान में मौजूद थे और ईरानी क़यादत के साथ उन्होंने इस मुज़ाकराती सेशन से पहले एक बातचीत की, एक मुज़ाकराती सेशन किया, वो ईरान पहुँचे और इससे पहले भी इस बदलती हुई सूरत हाल में वो मुतअद्दिद बार ईरान गए और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर भी ईरान गए। ईरानी क़यादत को बातचीत की तरफ लाने के हवाले से उन्होंने एक मौसर किरदार अदा किया। ये तमाम तर सूरत हाल न सिर्फ दुनिया में सराही जा रही है बल्कि खुद अमरीकी सदर इसका बारहा एतराफ़ कर चुके हैं, बारहा वो इस पर बात कर चुके हैं। दोनों ममालिक के दरमियान एक पुल का किरदार अदा करने के हवाले से पाकिस्तान ने एक तारीख साज किरदार अदा किया है। इसी पर बात करते हैं। एंकर पर्सन उमर दराज गोंदल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उमर साहब, सबसे पहले तो हमने ये देखा कि अमरीकी वफ्द के साथ मुलाकात हुई पाकिस्तानी वफ्द की और खुशगवार जो मुस्कुराहटें थी उनका तबादला हुआ और दूसरी जानिब अब ईरानी वफ्द के साथ भी मुलाकात हो रही है। उसके बाद बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात का सेशन होगा। क्या कहेंगे? दुनिया भर की नजरें हैं और पाकिस्तान इसमें सालिस का किरदार अदा कर रहा है। बड़ा ब्रेक थ्रू होने जा रहा है। आपने मतलब सुना होगा पोस्टर बॉय का। ये मुज़ाकरात तो गो के ईरान और अमेरिका के दरमियान है। अगर इस पूरे प्रोसेस के अंदर कोई पोस्टर बॉय है तो वो पाकिस्तान है। जिस तरीके से जेडी वेंस के साथ पहले मुलाकात हुई जिसमें वजीर आजम थे, फील्ड मार्शल थे और पाकिस्तान के सिफारती हुकाम थे, उस तरह से अब ईरान के साथ मुलाकात और मुलाकात के बाद ये दूसरा मौका होगा इस्लामाबाद के बाद, अब जब वहां पर स्विट्जरलैंड के अंदर जहां पर ये दोनों ममालिक बराह रास्त आपस में मुज़ाकरात करेंगे। ये पिछली 4 दिहाइयों का मुनफरिद वाक़या है कि लड़ाई लड़ने के बाद बराह रास्त जंग, जिसमें कई दिहाइयों से इन खदशात या खतरात का सामना था कि इन दोनों मुल्कों के दरमियान जंग हो सकती है, वो जंग हो गई। जंग होने के बाद यानी अब लड़ाई और जो दुश्मनी है उसमें मजीद इजाफा हुआ, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने एक बीच का रास्ता निकाल के उन दोनों को मुज़ाकरात की मेज के ऊपर बिठाया, पहले इस्लामाबाद के अंदर, अब स्विट्जरलैंड के अंदर। तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है यकीनी तौर पे पाकिस्तान की भी और ये अमन की कामयाबी है। देखिए इस पूरे स्टे के अंदर अगर आपने जेडी वेंस के वो जुमले सुने हो जो उन्होंने फील्ड मार्शल के साथ कहे हैं, जो एक्सचेंज हुए उनके, तो उसमें वो अमन की कोशिशों की बात ही कर रहे हैं। सो पाकिस्तान का जो इस वक्त एम है, टारगेट है, वो कुछ और नहीं है। यानी हम ना कोई हेडलाइन चाहते हैं, ना हम कोई ये चाहते हैं कि हमारी बहुत वाह की जाए। हमारा जो एम बड़ा वाज़ेह है कि हम ये चाहते हैं कि इस खित्ते के अंदर अमन हो, इस्तेहकाम हो, लड़ाई ना हो। उसका हमें फायदा है, उसका मशरक़ वस्ती फायदा है, उसका पूरी दुनिया को फायदा है। अगर सबका जो ऑब्जेक्टिव है वो सेम हो तो फिर ज़ाहिर है उसका फायदा होता है और इसमें पाकिस्तान की नेक नीयत ही शामिल है। देखिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि एक तरफ अमेरिका जंग लड़ रहा था, वो सुपर पावर है, उसकी हैसियत से, उसकी पोजीशन से कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी तरफ हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है जिसके साथ हमारा बॉर्डर लगता है। सो हमने एक बड़ी बारीकी से उन चीजों को न सिर्फ कैलकुलेट किया बल्कि फिर हमने इसको एग्जीक्यूट किया कि हमने जंग का भी हिस्सा नहीं बने। फिर दूसरी तरफ देखें ना कि अगर ईरान से मिसाइल फायर होकर सऊदी अरब की किसी बेस के ऊपर जाए तो हमारा वो स्ट्रेटेजिक पार्टनर है और हम सऊदी अरब ने पाकिस्तान का हमेशा साथ दिया है और मुश्किल वक्त में खड़े हुए हैं, तो हम ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकते थे जब हमने एक दूसरे के साथ एग्रीमेंट किया हुआ है। एग्रीमेंट ऐसे वक्तों के लिए होते हैं जहाँ पे क्राइसिस हो, जहाँ पे इम्तिहान हो। तो पाकिस्तान ने उन तमाम चीजों को मद्देनजर रखते हुए बड़ा कैलकुलेटेड एक जो इनिशिएटिव लिया और उसका फायदा हुआ। देखिए आज सब अप्रिशिएट कर रहे हैं, आज सब अप्रिशिएट कर रहे हैं। जब एक एमओयू साइन हो गया है, जब वो मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, जरा अंदाजा लगाइए जब एक दूसरे के ऊपर ताबड़तोड़ हमले कर रहे थे तो उस दौरान पाकिस्तान एक शटल कॉक किस्म की डिप्लोमेसी दिखा रहा था और उसके बीच में से फिर हमने तो पाकिस्तान प्लेड वेरी स्मार्ट और पाकिस्तान प्लेड वेरी वेल, जिसको कहना चाहिए कि उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से एक नामुमकिन चीज को मुमकिन बनाया। देखिए कामयाबी के बहुत सारे बाप होते हैं, आज कतर भी कहेगा जी हमारा भी किरदार है, कोई और भी कहेगा, लेकिन इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि सिंगल हैंडेडली पाकिस्तान ने इस नामुमकिन काम को मुमकिन बनाया
اور آج پوری دنیا پاکستان کی تعریف کر رہی ہے. اور ہم تعریف سے زیادہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم کچھ کنکلیوڈ کروائیں. جب کنکلیوڈ ہو جائے گا, دیکھیں ایک ایم او یو سائن ہوا, اس کا امپیکٹ آیا, کل کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے اس کا اور سے زیادہ امپیکٹ ہوگا. تو پاکستان بڑی کلیئرٹی کے ساتھ اور بڑی نیک نیتی کے ساتھ چیزوں کو لے کے آگے بڑھا رہا ہے اور بڑھ رہا ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ انشاءاللہ خیر کی خبر ہوگی. خیر کی خبر ہوگی. لیکن عمر صاحب, ظاہر سی بات ہے, آپ نے خود بھی کہا کہ کئی دہائیوں پر مشتمل یہ صورتحال ہے جس میں دیکھا جائے تو کچھ پیچیدہ معاملات ہیں جن پر کنسنسس ڈیولپ کرنا انتہائی مشکل تھا, لیکن اب لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ پیش رفت اس پر ہو چکی ہے, جیسا کہ جوہری پروگرام, منجمد اثاثے, اور پھر لبنان جنگ, آپ نے ہرمز. آپ سمجھتے ہیں کہ ان 4 سے 5 نکات میں اس کے علاوہ بھی بہت سارے ہوں گے, لیکن ان میں سے کون سے ایسے آپ سمجھتے ہیں کہ ایشوز ہیں جس پر کنسنسس ڈیولپ کرنا واقعی میں دونوں ممالک کے لیے یا پھر خاص طور پر ایران کے لیے کافی مشکل تھا؟ لقمان, اس میں صرف ایک پوائنٹ ہے, باقی سارے کے سارے سٹارٹرز ہیں, سائیڈ لائنز ہیں. آپ ہرمز کی بات کریں, ادھر ادھر کی بات کریں, صرف بون آف کنٹینشن ایران کا نیوکلیئر پروگرام ہے. اس کے علاوہ کوئی اور ایسا تنازع نہیں ہے جو سیٹل ڈاؤن نہ ہو. اور اس میں بھی ایک بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں ایران کی اگر اس پوزیشن کو آپ اسٹڈی کریں تو انہوں نے 2015 کے اندر آپ کے ساتھ ایک کمپریہنسو قسم کا ایگریمنٹ کیا, اور انہوں نے اس وقت آپ کو ایکسیس دی, انٹرنیشنل اٹامک انرجی جو ایجنسی ہے اس کو ایکسیس دی. اور آپ حیران ہوں گے کہ ایران نے این پی ٹی کے اوپر سائن کیے ہیں, اور اس کے مقابلے میں اسرائیل, جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ ایک نیوکلیئر پاور بھی ہے, وہ اس نے این پی ٹی کے اوپر سائن بھی نہیں کیے ہوئے. تو یہ دوہرا معیار تھا. ایران پہلے دن سے بار بار کر رہا تھا کہ دیکھو ہم نیوکلیئر پروگرام کو اچیو نہیں کر رہے, ہم اچیو نہیں کرنا چاہتے. ایون ان کے جو سپریم لیڈر شہید ہوئے ان کا ایک فتویٰ موجود تھا. لیکن میں ایک پریکٹیکلی بات کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی تو شاید ایران کو ظاہر ہے ان کے انفراسٹرکچر کو بہت نقصان پہنچا ہے, ان کی اکانومی کو بہت نقصان پہنچا ہے, اس سے کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. لیکن جب آپ اس قسم کی چیزیں کریں, اگر انہوں نے اپنا میزائل پروگرام ڈیولپ نہ کیا ہوتا, ان کے پاس وہ لانچرز موویبل نہ ہوتے, یا جس طرح سے انہوں نے دیکھیں نا پوری سپر پاور آپ کے خلاف لڑ رہی تھی, آپ نے اس میں سے سروائیو کیا. اگر میں ایک پریکٹیکل بات کروں تو اگر ایران کی پہلے ڈیزائر ہوگی نا 10%, اس جنگ کے بعد 110% ہوگی کہ ہمارا سروائیول اس کے علاوہ ہے نہیں ہے. دیکھیں پاکستان جب انڈیا کی آپ بات کرتے ہیں نا, ہم نے جب ایک جنگ کے اندر ہمارا ملک دولت ہوا تو کیا سوچا, ہماری لیڈرشپ نے یہ سوچا کہ دیکھو ہم کنونشنلی جنگ نہیں ان سے لڑ سکتے, ظاہر ہے وہ نمبر میں زیادہ ہے, ان کا ریسورسز ہم سے زیادہ ہیں. سو ہم نے ڈیٹرنس کریٹ کی, اور ڈیٹرنس کی بنیاد کے اوپر الحمدللہ آج ہم اس انڈیا کو نہ صرف اس سے جیت رہے ہیں بلکہ ہم نے اس کی پٹائی کی. ابھی حال ہی میں کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے.